नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल लूडी लेवेस्ट एंड सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पाचन तंत्र, मानव का जो पाचन तंत्र था, उस पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका पहला वीडियो हमने पढ़ लिया था। अब ये पाचन तंत्र का दूसरा वीडियो है। मैं आपको इसमें बहुत ही जो लेवेस्ट एंड के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा यहाँ पर, और कहाँ से पर्सन आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। देखो, यहाँ पर हम ग्रसनी पढ़ रहे हैं, ग्रसनी क्या होता है और फेरिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको आराम से समझा दिया था कि ग्रसनी और फेरिंग्स है वो कहाँ पर होता है। यानी कि नासा छिद्र से एक ये नली आती है और एक आती है नली कहाँ से, मुख गुहा से। ये दोनों ही आपस में जहाँ पर मिल जाती हैं, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। यानी कि जो फेरिंग्स होती हैं ये क्या होती है, ये ग्रसनी होती है, ये क्या होती है, भोजन यानी कि और वायु यानी कि हवा जो हम नाक से ग्रहण करते हैं, उन दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। यानी कि इस फेरिंग से ही क्या होता है, इस फेरिंग से भोजन भी जाता है और इस फेरिंग से क्या जाता है, इस फेरिंग से वायु भी जाती है जो हम श्वास के लिए ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है। यानी कि भोजन है वो हम कहां पर लेते हैं, मुख से, मुख गुहा में जाता है, फिर भोजन जाता है कहां पर, ग्रसनी के अंदर जाता है, यानी कि फेरिंग्स के अंदर जाता है। फिर यहाँ पर नोट लगा के लिखा है, पक्षियों में आवाज उत्पन्न करने वाला जो अंग होता है जिसको लैरिंक्स कहा जाता है। अब साथियों, आपको ध्यान में ये रखना है कि पक्षियों के अंदर जो आवाज उत्पन्न करने वाला अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। लेकिन जो फेरिंग्स होता है वो क्या है, वायु और भोजन के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास में कि ग्रसनी यानी कि जो फेरिंग्स होता है वो अग्रभाग यानी कि आगे जाकर के किस में खुलता है, ग्रासनाल। ग्रासनाल को इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। अब ये फेरिंग्स है वो किस में खुला, ईसोफेगस के अंदर खुल गया, यानी कि ग्रासनाल में खुल गया। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में भी समझ लेते हैं। अब ये जो भोजन है, हम सबसे पहले मुख यानी कि मुख यानी दोनों होठ से गिरी हुई संरचना होती है, मुख के अंदर है होता है क्या, मुख गुहा। अब मुख गुहा के अंदर क्या होता है, मुख गुहा में होता है जीभ होती है, तालु होता है और यहाँ पर दांत भी होता है। ठीक है, और लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे अलग से, ग्रंथियों का विस्तार से। ठीक है, भोजन अब चला गया कहां पर, मुख गुहा के अंदर, और फिर भोजन चला जाता है ग्रसनी के अंदर, जो क्या होता है, भोजन और वायु के लिए क्या होता है, उभयनिष्ठ मार्ग होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स मानव के अंदर भोजन और वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। अब फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, फेरिंग्स के अंदर ये एक अंगुली नुमा जो मांसपेशियों की बनी संरचना होती है जिसको बोलते हैं घाटी डापन यानी कि इपीग्लोटिस। अब ये इपीग्लोटिस होती है, ये क्या करते हैं, इपीग्लोटिस होती है, ये मानव में जो श्वास नली होती है, मानव में कौन सी, ये श्वास नली होती है, इसमें भोजन जाने से रोकती है। इसका कार्य ये हो गया घाटी ढापन यानी कि इपीग्लोटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ दे रखा है इपीग्लोटिस के बारे में यानी कि घाटी ढापन के बारे में। घाटी ढापन क्या होता है, ग्रसनी में यानी कि फेरिंग्स में जो पाए जाने वाला उत्तकों से बना एक पेशीय पल्ला होता है जो भोजन को निगलने के दौरान क्या करता है, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया में जाने से रोकता है। इसको क्या बोलते हैं, घाटी ढापन कहा जाता है, यानी इपीग्लोटिस कहा जाता है। यानी कि घाटी ढापन होता है, एक क्या होता है, उत्तकों से बना एक पल्ला होता है, और कैसा होता है, पेशीय पल्ला होता है, और फिर ये क्या करता है, भोजन को श्वास नली यानी कि ट्रैकिया में जाने से रोकता है। ठीक है, अगला आता है हमारे पास में ग्रासनाल। ग्रासनाल के बारे में देख लेते हैं। ग्रासनाल क्या होता है, ग्रसनी और आमाशय के मध्य यानी कि फेरिंग्स, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स और आमाशय के मध्य एक 25 सेंटीमीटर लंबी संकरी पेशीय नली होती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रासनाल यानी कि ईसोफेगस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस कहा जाता है। ग्रासनाल को इंग्लिश में ईसोफेगस कहा जाता है। आपको बायोलॉजी के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म याद रखने, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो ये इंग्लिश के टर्म होते हैं ईसोफेगस, इसको हिंदी में लिख करके पूछ लेते हैं, जैसे ईसोफेगस ऐसे लिख देते हैं। आपको ग्रासनाल न लिख करके वहां पर एग्जाम के अंदर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ईसोफेगस यानी कि ग्रासनाल, ग्रासनाल क्या होता है, भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक लाने का कार्य करता है। बिल्कुल राइट का बात होगी। अगला पॉइंट, ईसोफेगस यानी कि ग्रासनाल की भित्ति में कर्माकुंचन गतिया के कारण है वो भोजन आमाशय तक पहुंचता है। यानी कि भोजन है वो आहारनाल के अंदर आगे कैसे खिसकता है, इसमें कर्माकुंचन गतियां होती है, इसी कारण वो आगे चला जाता है। अब हमारे पास में आता है आमाशय, मानव का आमाशय। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा कि आमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमस। क्या बोलते हैं, स्टोमस। ग्रासनाल तथा ग्रहणी के मध्य जे आकार, यानी कि ग्रासनाल ऊपर तो हो गया, कौन सा, ये ग्रासनाल हो गया, और फिर यहाँ पर आता है हमारे पास में ग्रहणी। ग्रहणी यानी कि जो आमाशय के बाद वाला जो भाग है, जो यू आकार या सी आकार का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी कहते हैं, यानी कि ड्यूडिनम कहा जाता है। इन दोनों के मध्य जे आकार का क्या होता है, एक पेशीय अंग होता है जिसको क्या बोलते हैं, आमाशय कहा जाता है। ठीक है,
दोस्तों आमाशय होता है, आमाशय ग्रासनाल और ग्रहणी के मध्य एक उदर गुहा यानी कि पेट के बाएं भाग और मध्य पट के पीछे स्थित होता है। ठीक है, कुछ बातें हो गई वो इस यहाँ पर समझ ली हैं। और अगली बात देखते हैं, कौन सा अगला पॉइंट है। आमाशय एक लस्सी अंग है। कैसा अंग है दोस्तों? लस्सी अंग है, जो 1 से 3 लीटर तक आहार को ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उस खाना की कितनी मात्रा तक वो आमाशय है ये ग्रहण कर सकता है। 3 यानी कि 1 लीटर से 3 लीटर तक का ग्रहण कर सकता है। फिर यहाँ पर कुछ क्षेत्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हो गया ग्रासनाल यानी कि ईसोफेगस। ईसोफेगस से भोजन चला जाता है कहाँ पर? आमाशय में। आमाशय में भी 3 भाग होते हैं। फिर भोजन चला जाता है आमाशय से कहाँ पर? ये जो यू आकार या सी आकार की संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्रहणी। तो ग्रहणी में चला जाता है यानी कि ड्यूडिनम में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं और कुछ बात। आप यहाँ पर देखो कि आमाशय है, आमाशय में दोस्तों कितने भाग बांटे हैं? 3 भाग। इन 3 भागों का नाम क्या है? सबसे पहला वाला भाग यानी कि जो ग्रास नाल यानी ईसोफेगस से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं कार्डियक भाग, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं जठरागम भाग। फिर जो मध्य भाग होता है इसको बोलते हैं फंडिस भाग या फंडिक भाग। फिर आता है लास्ट वाला कौन सा? ग्रहणी की तरफ जो यानी कि ड्यूडिनम की तरफ जो भाग जुड़ा होता है आमाशय का, इस भाग को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं पाइलोरिक या जठर निर्गमी भाग। फिर यहाँ पर देखो कि कार्डियक या जठरागम जो भाग होता है उसके बारे में देखते हैं। कार्डियक या जठरागम भाग यह बायां बड़ा भाग होता है। कौन सा? ये बायां भाग होता है और बड़ा भाग होता है जहां से ग्रासनाल यानी कि जो ग्रासनाल यानी कि ईसोफेगस होता है वो आमाशय में प्रवेश करता है। बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर डायग्राम आपने समझ लिया, पूरा थ्योरी आपके समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट ये है कि ग्रासनाल और कार्डियक भाग के मध्य एक अवरोधनी यानी कि वाल्व पाया जाता है। इसको बोलते हैं ग्रासनाल अवरोधनी कहा जाता है। ठीक है, ग्रासनाल का अवरोधनी यानी कि कार्डियक स्फिंक्टर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रासनाल यानी कि जो ईसोफेगस होता है वहां पर ग्रसिका में जाने से रोकता है। बिल्कुल सत्य बात होगी। फिर दूसरा भाग आता है फंडिस भाग, यानी कि जो ये भाग होता है फंडिस, ये आमाशय के मध्य भाग होता है। यानी कि यह आमाशय के कार्डियक यानी कि जो पहला भाग कार्डियक भाग और पाइलोरिक भाग यानी कि आमाशय का लास्ट वाला भाग, इन दोनों के मध्य का भाग होता है। ठीक है, फिर आता है पाइलोरिक भाग। अब ये क्या होता है? ये आमाशय का सबसे अंतिम भाग होता है। बिल्कुल राइट है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या लिख रखा है यहाँ पर कि आमाशय का जो फंडिस भाग होता है तथा ग्रहणी के मध्य एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं निर्गनी अवरोधनी। क्या बोलते हैं? निर्गनी अवरोधनी यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? पाचन का अत्यधिक महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो कौन सा है? यहाँ पर छोटी आंत है। आपको याद में रखना है दोस्तों कि जो पाचन के लिए या अवशोषण के लिए जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि छोटी आंत आमाशय के जठर निर्गनी से बड़ी आंत के मध्य पाई जाती है। यानी कि जो आमाशय का लास्ट वाला भाग होता है वहां पर एक वाल्व पाया जाता है। उस वाल्व को क्या बोला था हमने? जठर निर्गनी भाग यानी कि पाइलोरिक वाल्व। और ये दोस्तों पाइलोरिक वाल्व से बड़ी आंत के मध्य कौन सी? छोटी आंत होती है। और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया, वो हम आगे बता देंगे। मानव में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6 से 7 मीटर तक होती है। आप यहाँ पर ध्यान दो कितनी 6 से 7 मीटर लंबी होती है। बहुत ही लंबी, ज्यादा यहाँ पर लंबाई दे रखी है। ये लंबाई होती है बिल्कुल, इतनी लंबाई बिल्कुल परफेक्ट है। ये लंबाई होती है, ये बिल्कुल ऐसे फोल्डिंग की हुई आहार नाल होती है, तो आराम से वहां पर शरीर के अंदर आराम से समा जाती है। अगला यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कौन सा कि छोटी आंत उदर गुहा की अत्यधिक कुंडलित संरचना बनाती है। आहार नाल की जो छोटी आंत के भाग में भोजन का जो सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। ये बात बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप नोट कर लो। जो पाचन सर्वाधिक कहां पर होगा? छोटी आंत में होगा। सर्वाधिक भोजन का अवशोषण कहां पर होगा? वो भी कहां पर होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि छोटी आंत को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहले ग्रहणी आती है जो आमाशय से निकलती है। आमाशय का जो लास्ट वाला भाग है वहां पर वाल्व पाया जाता है। वाल्व के बाद में जो सी आकार या यू आकार की जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्यूडिनम। फिर आता है जेजुनम, यानी कि जो ड्यूडिनम है यानी कि ग्रहणी है वहां पर ये आगे वाला थोड़ा सा भाग होता है उसको बोलते हैं क्या? जेजुनम। जेजुनम के बाद में क्या होता है? शुद्रांत यानी कि इलियम। क्या होता है? इलियम। अब ये जो इलियम होता है ये बहुत ही बड़ी फोल्डिंग वाली होती है। ये बात आपको कंप्लीट हो गई। फिर अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं ग्रहणी के बारे में, इनकी ड्यूडिनम के बारे में देखते हैं। ड्यूडिनम होता है यह आमाशय से जुड़ी छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग है। ये क्या है? सबसे छोटा भाग है। ग्रहणी यानी कि ड्यूडिनम होता है ये यू आकार या सी आकार की संरचना का होता है। ठीक है, जो ग्रहणी या जो ड्यूडिनम होता है
इसमें भोजन का रासायनिक एंजाइमों के द्वारा पाचन होता है। बिल्कुल राइट बात है, यानी कि यहाँ पर जो पाचन होता है वो रासायनिक एंजाइमों के द्वारा होता है, यानी कि ये छोटी आंत है, यहाँ पर पाचन सर्वाधिक ज्यादा होगा। ग्रहणी में जो एंजाइम होता है वो कहाँ से आता है? ये अग्नाशय से आता है, पित्त से एंजाइम आता है, यकृत से आता है, आदि ग्रंथियों से एंजाइम आते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हम जो जेजुनम है उसके बारे में। अब जेजुनम के बारे में अग्र सुद्रांत यानी कि जेजुनम, ये जो जेजुनम होता है ये छोटी आंत का जो मध्य भाग है वो होता है। जेजुनम में क्या होता है? ग्रहणी के द्वारा जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण यहाँ पर होता है। अगला हम पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर कौन सा दे रखा है, यहाँ पर कुछ नोट लगा के लिखा हुआ है कि मानव में वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होता है, यानी कि जो क्या होता है अवशेषी अंग, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पर पाया जाता है? ये भी मैंने बताया था कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है उसके संधि स्थल पर होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को हिंदी में बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका, ऐसे बोलते हैं। अटपटा नाम है, आप इंग्लिश वाला भी याद रख लो, क्योंकि जो लेवेशियन का एग्जाम होता है वो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के अंदर आता है। यदि हिंदी के अंदर कोई भी मिस्टेक हो जाती है या फिर आप गलत पढ़ लेते हो तो इंग्लिश वाला शब्द होता है वो मान्य होता है, यानी कि चाहे कोई भी शब्द हो जाए इंग्लिश वाला मान्य होता है। हिंदी के अंदर चाहे गलत हो जाए तो हिंदी वाला मान्य नहीं होता है, इंग्लिश वाला मान्य होता है, इसलिए आप इंग्लिश वाले शब्द हैं उसको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर जेजुनम है। जेजुनम में क्या होता है? अवशोषण विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आंतर कोशिका, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंटेरोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं? इंटेरोसाइट कोशिका कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये बात भी याद रख लेंगे, प्रश्न क्लियर होना चाहिए अपने। फिर हम पढ़ेंगे इलियम के बारे में। अब दोस्तों जो इलियम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुंडली संरचना है, लंबी संरचना है। ये इलियम क्या होता है? ये छोटी आंत का जो अंतिम भाग है वो होता है और सबसे बड़ा भाग है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत का। और यहाँ पर देखो कि इलियम है वो अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, नोट कर लो। और अर्थात इलियम में दोस्तों सर्वाधिक भोजन का अवशोषण होता है, बिल्कुल ये भी बात नोट कर लो। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मध्य पर क्या पाया जाता है? अंधनाल यानी कि सीकम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीकम पाया जाता है, ये भी बात नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये यहाँ पर आपको दे रखी है। फिर यहाँ पर देखो सीकम में सूक्ष्म जीव होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं, ये भी बात नोट कर लो। क्योंकि एक लैब असिस्टेंट ने नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था सीधा घुमा फिरा के कि यदि कोई एक तालाब दे रखा है, उस तालाब के अंदर है दोस्तों क्या पाया गया है? ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है। तो आप अनुमानित बताओ कि जो ये तालाब है ये किससे प्रदूषित है? ये पशु विष्टा से प्रदूषित यानी कि गोबर से प्रदूषित हुआ है, या मानव मलमूत्र से प्रदूषित है, या गंदे नालों, यानी ऐसा कुछ वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था। यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया दे दिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया कहां पर पाया जाता है? मानव की सीकम के अंदर पाया जाता है। तो मानव के सीकम के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होगा तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये मानव मल के साथ में बाहर आ जाते हैं, और जहां पर मल जाता है तो वो पानी है उसके अंदर भी ई कोलाई बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट हमारे पास में है कि नोट लगा के लिखा हुआ है कि पशुओं के आहार नाल, यानी कि पशुओं की जो आहार नाल होती है उसमें क्या पाया जाता है? मेथेनोजोन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया होता है ये गोबर में क्या करता है? मेथेन गैस होता है जिसका नाम होता है CH4 गैस उत्पन्न करते रहते हैं। यानी कि जो मेथेन गैस होती है वो कहाँ से निकलती है? पशुओं की बाड़ों से भी निकलती है और गोबर से निकलती है। यानी कि ये जो बैक्टीरिया जहां पर पाए जाते हैं वहां पर क्या होता है? मेथेन गैस का निर्माण होता है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। यदि कि ऐसा प्रश्न आ जाए लैब असिस्टेंट में कि यदि कोई एक तालाब है उसके अंदर जल है और वो उस जल के अंदर है वो मेथेनोजोन बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है, तो बताओ वो जल है वो किससे प्रदूषित है? वो किससे हो गया? ये हो गया दोस्तों गोबर से प्रदूषित हो गया। यदि ई कोलाई आ जाता है मानव मल से प्रदूषित है, और यदि मेथेनोजोन बैक्टीरिया आ जाए तो किससे हो गया? गोबर से प्रदूषित हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर क्या पाया जाता है दोस्तों? कर्मी रूपी परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है ये मानव में अवशेषी अंग है। क्या है दोस्तों? अवशेषी अंग है, यानी कि इसका कोई काम नहीं होता है मानव शरीर में। इसको चाहे हटा दो चाहे कटा दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों दोस्तों? तो फिर दोस्तों यदि इसका शरीर में काम नहीं है तो फिर ये शरीर के अंदर होता ही क्यों है? देखो यहाँ पर कि हरा चारा खाने वाले जो जीव होते हैं, पशु होते हैं, उसमें क्या होता है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, वो सेल्यूलोज पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात है, इसलिए दोस्तों क्या मानव जो आदि मानव थे, यानी कि पहले पूर्व जमाने में जो मानव थे वो एक वानर के रूप में थे। तो वानर था वो क्या करता था? जंगलों के अंदर रहता था, और वो क्या करता था दोस्तों? हरा चारा का पत्तियां वगैरह खाता रहता था। इसलिए दोस्तों हरा चारा खाना, हरा चारे के अंदर जो सेल्यूलोज होता था उस सेल्यूलोज के पचाने के लिए ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मानव के अंदर भी पाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे है वो मानव क्या करने लग गया? मानव है वो धान खाने लग गया, यानी कि सब्जी
सॉरी रोटी बना के खाने लग गया। तो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इसका उपयोग कम हो गया और धीरे धीरे ये एक अवशिष्ट अंग के रूप में बन गया। अगला यहाँ पर हम पॉइंट देखते हैं कि कुछ चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। चित्र के माध्यम से ऐसे समझते हैं। अब ये जो संरचना है ये किसकी संरचना है, यहाँ पर मैं जो डायग्राम के अंदर बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये सी आकार की संरचना हो गई। ये सी आकार की संरचना होती है किसकी दोस्तों, ये सी आकार की संरचना होती है ग्रहणी। ग्रहणी को इंग्लिश में मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ड्यूडीनम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ड्यूडीनम। क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्यूडीनम कहा जाता है। फिर यहाँ पर ड्यूडीनम के बाद में जो संरचना आती है छोटी सी, उसको बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। जेजुनम के बाद में ये कुंडलित जो संरचना है, इस कुंडली संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस कुंडली संरचना को बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम कहा जाता है। ये म है, आप ध्यान से लिख लेना थोड़ा सा। फिर यहाँ पर देखो कि जो इलियम और बड़ी आंत, यानी कि ये इलियम है, ये किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। इस इलियम और बड़ी आंत के मध्य संधि स्थल पर क्या पाया जाता है दोस्तों, अंधनाल यानी कि सीकम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंधनाल या सीकम। और सीकम दोस्तों, सीकम के पास में एक क्या पाया जाता है, अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है पेशियों की बनी, और इसका नाम है कर्मी रूपी परिशेषिका यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, इसका कोई कार्य नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इसको हटाना पड़ता है, यानी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात होगी। अगला यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कि भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत को भी यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। एक तो आरोही वृद्ध आंत, आरोही वृद्ध आंत, फिर आता है यहाँ पर अवरोही वृद्ध आंत, और फिर आता है यहाँ पर क्या दोस्तों, अनुप्रस्थ वृद्ध आंत। ये 3 जो वृद्ध आते हैं इसके भाग हो गए। वृद्ध आंत फिर किसमें खुलती है दोस्तों, मलाशय के अंदर, और मलाशय के द्वारा फिर कहां पर खुलती है, मल द्वार के द्वारा ये मल है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगली भी बात यहाँ पर देखते हैं, कुछ यहाँ पर समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, जो सी आकार की मैंने संरचना बनाई थी, इस सी आकार की संरचना को हम बोलते हैं क्या, ग्रहणी, यानी कि ड्यूडीनम कहा जाता है। इस ड्यूडीनम के मध्य ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम क्या है, इस ग्रंथि का नाम हमने दे दिया है यहाँ पर अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में कहा जाता है पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। यहाँ पर और एक ग्रंथि खुलती है इस ग्रहणी के अंदर, वो ग्रंथि कौन सी दोस्तों, यकृत और पित्ताशय। ये दोनों ग्रंथियां इसके अंदर दोस्तों, इसके जो एंजाइम या स्त्राव होता है वो इसके ग्रहणी के अंदर यानी कि ड्यूडीनम के अंदर खुलता है। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है दोस्तों, जो बड़ी आंत दे रखी। क्या दोस्तों, बड़ी आंत। बड़ी आंत होती हैं लगभग 1.5 मीटर लंबी होती हैं। इलियम बड़ी आंत में खुलता है, बिल्कुल राइट। इलियम यानी कि ये छोटी आंत का लास्ट वाला भाग है। अब ये छोटी आंत का लास्ट वाला भाग किसमें खुलता है, बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर आपको दोस्तों पॉइंट है। क्या है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो बड़ी आंत होती है उसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य दोस्तों जल और खनिज लवणों का क्या करना, अवशोषण करना होता है, तथा अपचित यानी कि अपचित जो भोजन होता है उसको मलाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, बड़ी आंत करती है। आगे देखो यहाँ पर और पॉइंट कौन कौन से हैं। बड़ी आंत है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आती है यहाँ पर अंधनाल यानी कि सीकम। ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो कि ये इलियम से जुड़ी हुई आंत, बड़ी आंत का जो प्रथम भाग होता है वो होता है दोस्तों यहाँ, जहां पर दोस्तों विशेष जीवाणु यानी कि ई कोलाई पाए जाते हैं जो भोजन की किण्वन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सीकम के दोस्तों प्रथम भाग से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4 से 5 इंच लंबी जो लंबी नली के आकार का अंग निकला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका कहा जाता है, यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। बिल्कुल राइट हो गए। फिर आता है यहाँ पर वृद्ध आंत। क्या होता है दोस्तों, वृद्ध आंत, इसको बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोलोन बोलते हैं। और ये कोलोन होती है 3 भागों में, आरोही अनुप्रस्थ और अवरोही। ये यहाँ पर दे रखा है, यानी कि जो आरोही भाग होता है इसको दोस्तों इसमें देखते हैं कि सीकम के आगे वाला जो भाग होता है 15 सेंटीमीटर होता है। और फिर आता है अनुप्रस्थ। अब आरोही तथा अवरोही कोलोन के मध्य 50 सेंटीमीटर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ वृद्ध आंत यानी कि अनुप्रस्थ कोलोन कहा जाता है। फिर आता है अवरोही कोलोन का जो अंतिम 25 सेंटीमीटर भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अवरोही कोलोन या अवरोही वृद्ध आंत कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों मलाशय। अब मलाशय के बारे में बता देता हूं कि मलाशय को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। यह आर नाल का अंतिम भाग है, यह 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के जो अंतिम 3 सेंटीमीटर भाग वाले को क्या बोलते हैं, गुदानाल यानी कि एनाल कैनाल कहा जाता है। गुदानाल मल द्वार के रास्ते पार बाहर खुलता है दोस्तों, और मलाशय दोस्तों मलाशय पर जाकर के आहार नाल है वो पूरी हो जाती है, यानी कि मलाशय है वो आहार नाल का क्या भाग है दोस्तों, अंतिम भाग है। क्या दोस्तों, अंतिम भाग है। फिर यहाँ पर कुछ सवर्णी पेशियों के बारे में भी देखते हैं दोस्तों। क्या सवर्णी पेशियां क्या होती हैं, सवर्णी पेशियां यानी कि गुदानाल में 2 सवर्णी पेशियां, बहिसवर्णी पेशियां और दोस्तों अंतः सवर्णी पेशियां पाई जाती
जाती हैं। ये सवर्णी पेशियां क्या करती है दोस्तों, जो पचित भोजन का जो अवशोषण होने के पश्चात दोस्तों शेष जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसकी शरीर के अंदर कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको शरीर को बाहर निकालने की क्रिया का नियंत्रण है वो कौन सी जो पेशियां हैं वो करती हैं, सवर्णी पेशियां करती है। यानी कि सवर्णी पेशियां दो प्रकार की होती हैं, बहिःसवर्णी पेशियां और अंतःसवर्णी पेशियां। ये दोस्तों कहां पर पाई जाती हैं, ये गुदानाल के अंदर पाई जाती हैं। और दोस्तों ये जो सवर्णी पेशियां होती हैं, ये जो भोजन अपने शरीर में काम का नहीं होता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसको हम मल कहते हैं, मल को बाहर निकालने यानी कि मल को बाहर त्यागने का जो नियंत्रण है वो करती हैं कौन सी दोस्तों, सवर्णी पेशियां करती हैं। अब यहाँ पर जो पाचन ग्रंथियां दे रखा है ये दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों बहुत ही आपको अच्छा लगा तो आप कॉमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मैंने दोस्तों फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और राजस्थान जीके हैं, इसका पूरा तरीके से नोट्स बना रखा है दोस्तों, और नोट्स बना भी रहा हूँ, वापस तैयार भी कर रहा हूँ जो मैंने पढ़े थे। फिजिक्स के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके सभी के अंदर दोस्तों आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उस नोट्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और उस नोट्स को पूरी तरीके से एनसीईआरटी आधारित किया गया। यानी कि बायोलॉजी में दोस्तों एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से ही मैंने दोस्तों उठा के क्वेश्चन यानी कि बनाए हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी डाली, यानी कि एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ध्यान ये देना है, आपको दोस्तों पहले तो नोट्स पढ़ने, समझने, आराम से याद करने, फिर बार बार इसका रिवीजन करना है। फिर दोस्तों फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यानी कि इसमें आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, और वो भी दोस्तों सही जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि दोस्तों गलत जगह से आप करोगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एमटीजी की एक दोस्तों फिंगर टिप्स, दोस्तों कौन सी, फिंगर टिप्स दोस्तों, फिंगर टिप्स की एक गाइड आती है। एमटीजी की दोस्तों क्या आती है, फिंगर टिप्स नाम की एक गाइड आती है। उस गाइड दोस्तों, ये गाइड किसके लिए आती है, ये फिजिक्स के लिए भी आती है, केमिस्ट्री के लिए भी आती है और बायोलॉजी के लिए भी आती है, यानी कि तीनों की अलग अलग आती है। अब दोस्तों इस गाइडों को आप ला करके क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी कि वहां पर टॉपिक के आधार पे ऐसे ही सॉल्व मत करना, पूरे मतलब चैप्टर स्टार्ट कर दिया और सभी सॉल्व गई, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, 2018 का जो सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं उस टॉपिक के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना है। इसमें दोस्तों क्या किया है, ये दोस्तों जो गाइड मैंने बताई थी ये नीट के लिए, किसके लिए, नीट के लिए है और एनसीईआरटी आधारित है, एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी कि एनसीईआरटी के यहाँ पर क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये गाइडों के पहले तो दोस्तों आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स याद करने हैं, और फिर आपको क्या करने हैं, फिर आपको दोस्तों इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप उतने ही सिलेक्शन के ज्यादा करीब होगी। अब बोलते हैं नीट वालों के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, वो क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, वो बार बार पढ़ते रहते हैं, फिर टेस्ट देते रहते हैं। तो आप भी जो भी नीट की तैयारी नहीं की हुई या फिर आपका सब्जेक्ट है वो तैयार नहीं है, तो इसी तरीके से आप तैयार करो। नीट के अंदर तो बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जो ये 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है ये तो 10% भाग है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, इसमें आपको टेस्ट की सुविधा भी मिल जाएगी, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और दोस्तों आपको वहां पर लाइव क्लास भी हो जाएगी और रिकॉर्ड क्लास भी मिल जाएगी। और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8769038624। ये दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी एनी प्रॉब्लम। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।